Good morning, students. This is the third video of this chapter, that is, Chapter 1 Reproduction in Organisms. In the previous video, we were discussing about asexual reproduction. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा मेथड होता है जिसमें सिर्फ एक सिंगल इंडिविजुअल या एक सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में। मतलब एक अकेला इंडिविजुअल केपेबल होता है कि वो अपने ऑफ स्प्रिंग्स खुद प्रोड्यूस करे, नए इंडिविजुअल प्रोड्यूस करे बिना किसी गैमेट फॉर्मेशन के, बिना किसी जेनेटिक इनहेरिटेंस रिकॉम्बिनेशन या वेरिएशन के, बिना किसी के इन्वॉल्वमेंट के। जिस रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व्ड है, एक ही इंडिविजुअल इन्वॉल्व्ड है, वो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑफस्प्रिंग्स जो बनते हैं वो आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं अपने पेरेंट्स के। इसीलिए जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं हम उनको क्लोन्स भी बोलते हैं, क्योंकि वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने यीस्ट सेल में बडिंग की प्रोसेस कैसे होती है वो पढ़ा था। आप डायग्राम में देख सकते हो, एक पेरेंट सेल है जो कि यीस्ट का सेल है, उसके ऊपर एक बड डेवलप होती है। ये बड जब डेवलप होती है तब वो इमेच्योर होती है, बहुत छोटी होती है। उसके बाद थर्ड स्टेज में आप देख सकते हो कि ये बड ग्रो करती है। ग्रो करने के बाद ये मैच्योर हो जाती है, और जब बड मैच्योर हो जाती है तब वो पेरेंट बॉडी से अलग हो जाती है, क्योंकि बड मैच्योर होने के बाद इस केपेबल हो जाती है कि वो खुद से सरवाइव कर सके इन्वायरमेंट में। तो एक ही पेरेंट सेल से दूसरी बड डेवलप हुई, ग्रो करा इसने, मैच्योर हुई और फिर पेरेंट बॉडी से अलग हो गई और एक नए इंडिविजुअल की तरह सरवाइव करने लग गई। तो सेल डिवीजन की प्रोसेस से इसमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जब प्रोटिस्ट और मोनेरेंस में होती है तब वो माइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू होता है। माइटोसिस इन सिंपल वर्ड्स इज सेल डिवीजन। तो इनमें जब सेल डिवीजन होता है वो ही इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस होते हैं, क्योंकि अपने फेवरेबल कंडीशंस के अकॉर्डिंग या फिर अपने प्रेफरेबल मेथड को इन्होंने अपना लिया है रिप्रोड्यूस करने के लिए। क्योंकि जैसे कि आप जानते हो कि अगर हम स्पेसिफिकली अर्थ की बात करें तो अर्थ पर इतनी डाइवर्सिटी है, इतने तरीके के प्लांट्स आपको मिलेंगे, इतने तरीके के एनिमल्स मिलेंगे, तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ही टाइप से रिप्रोड्यूस नहीं करता। वो अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग, अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग मैकेनिज्म चूज करता है रिप्रोड्यूस करने का, कि उसको कैसे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करनी है। इसी तरह जो मोनेरेंस और जो प्रोटिस्ट हैं उन्होंने रिप्रोडक्शन की प्रोसेस का मैकेनिज्म सेल डिवीजन चूज किया है। सेल डिवीजन की प्रोसेस ही उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। मतलब अगर वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, सेल डिवाइड होगा और वो ही नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करेगा। इस डायग्राम में आप देख सकते हो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ये अमीबा का डायग्राम है। फर्स्ट डायग्राम में न्यूक्लियस स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, उसके पास में जो आपको ग्रीन कलर का स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है वो इसकी फूड वैक्यूल होती है। फूड वैक्यूल में अमीबा अपना खाना स्टोर करते हैं। इसके अलावा आप अमीबा का शेप अगर नोटिस करोगे तो ये कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, स्फेरिकल नहीं है, रेक्टेंगल शेप नहीं है, ये या फिर ट्रायंगल शेप नहीं है, कोई सा स्पेसिफिक शेप ये नहीं है, क्योंकि अमीबा जो होते हैं वो इरेगुलर शेप्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मतलब इनका शेप जो होता है वो रेगुलर पैटर्न में नहीं होता, इरेगुलर होता है। इसमें सेल डिवीजन की प्रोसेस कैसे होती है ये हम इस डायग्राम में समझेंगे। तो सबसे पहले जो आपको दिख रहा है जहाँ पर न्यूक्लियस लिखा है वो हमारा है पेरेंट अमीबा। पेरेंट अमीबा से दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगी। अब
कोई भी ऑर्गेनिज्म का ऑफस्प्रिंग जब प्रोड्यूस होता है तो हम उसको डॉटर सेल्स ही बोलते हैं, हम उसको सन सेल्स या फिर कोई और नाम नहीं देंगे, हम उसको हमेशा डॉटर सेल्स ही बोलेंगे। जो भी नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है हम उसको डॉटर सेल बोलते हैं। तो इस डायग्राम में फर्स्ट पार्ट जो है वो है अमीबा का पेरेंट सेल। उसके बाद जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है आप उसको नोटिस करो, सेकेंड डायग्राम में वो थोड़ा सा वाइड हो गया है, स्प्रेड हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया है। ऐसे करके बढ़ते बढ़ते न्यूक्लियस में एक इन्वेजिनेशन आ जाता है। न्यूक्लियस जब स्ट्रेच होता है तब वो एक इन्वेजिनेशन डेवलप करते हैं। थर्ड डायग्राम में आप देख सकते हो दो न्यूक्लियस आपको दिख रहे हैं लेकिन बीच में कुछ फाइबर्स हैं, इनको हम इंटरन्यूक्लियस फाइबर्स बोलते हैं। इंटरन्यूक्लियस फाइबर्स डेवलप हो जाते हैं। लेकिन फोर्थ स्टेप में आप देख सकते हो कि दोनों न्यूक्लियस अलग हो जाते हैं, क्योंकि ये फाइबर्स जब अपीयर होते हैं तो न्यूक्लियस ज़्यादा दूर जब चले जाते हैं तब ये डिसअपीयर भी हो जाते हैं। तो न्यूक्लियस अलग हो गए, हमारी कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। हर सेल डिवीजन में जब भी कोई सेल डिवाइड होता है तब सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड होता है। कैरियो मतलब न्यूक्लियस और काइनेसिस मींस डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। साइटो मींस सेल, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना। ठीक है, तो इस डायग्राम में फोर्थ पार्ट में आप देख सकते हो कि न्यूक्लियस कंप्लीटली डिवाइड हो गया है लेकिन साइटोप्लाज्म अभी भी अटैच्ड है। तो कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस हमारी हो चुकी है, साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस बाकी है। साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस आप देख सकते हो, जैसे न्यूक्लियस स्प्रेड हुआ था और फिर डिवाइड हुआ था वैसे ही साइटोप्लाज्म या सेल वॉल जो है वो पहले स्ट्रेच करती है अपने आप को, स्ट्रेच करने के बाद वो पतला सा लाइन बनाती है, फिर वो पतली लाइन होते होते इतनी पतली हो जाती है कि वो फाइनली डिवाइड हो जाती है। तो कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है। इसमें हमारे पास दो डॉटर सेल्स आई क्योंकि दो न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है। एक न्यूक्लियस था, दो में डिवाइड हुआ तो हमारे पास दो न्यूक्लियस आ गए थे, टू डॉटर न्यूक्लियस व फॉर्म्ड। देन साइटोकाइनेसिस हुआ, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हुआ, उसके बाद हमारे पास सेपरेट साइटोप्लाज्म भी आ गए। तो हमारे पास जब दो न्यूक्लियस हैं और दोनों के पास अपने अपने साइटोप्लाज्म, सेल वॉल और बाकी के ऑर्गेनल्स हैं तो ये दो डॉटर सेल्स हमारे पास फॉर्म हो गई हैं। तो ये अमीबा में डिवीजन ऐसे होता है। सो बेसिकली इट इज बाइनरी फिजन इन अमीबा। अमीबा जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है वो बाइनरी फिजन से डिवाइड करता है। मूविंग फॉरवर्ड, फिगर 1.3 में आप असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स देख सकते हो। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अभी तक हमने बडिंग पढ़ा यीस्ट में और बाइनरी फिजन पढ़ा अमीबा में, लेकिन इन दोनों मेथड्स के अलावा भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और मेथड्स होते हैं, जैसे कि स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन जब भी होता है तो स्पोर्स फॉर्म होते हैं, नाम से पता पड़ रहा है स्पोर फॉर्मेशन मतलब स्पोर फॉर्म हो रहे हैं। तो स्पोर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज जूस्पोर, जो हमारा फर्स्ट डायग्राम है उसमें आप जूस्पोर्स देख सकते हो। ये जूस्पोर्स क्लेमाइडोमोनास के जूस्पोर्स होते हैं। सेकेंड स्पोर होता है कोनिडिया। कोनिडिया ज़्यादातर पेनिसिलियम का कोनिडिया होता है। तो जो दो स्पोर होते हैं वो जूस्पोर और कोनिडिया होते हैं। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस में ये दोनों स्पोर्स फॉर्म होते हैं। उसके बाद हाइड्रा का अगर डायग्राम आप देख सकते हो, जो सी डायग्राम है वो हाइड्रा का डायग्राम है। हाइड्रा में बड्स फॉर्म होते हैं, जैसे हमने अभी यीस्ट में बडिंग की प्रोसेस देखी थी वैसे ही सिमिलर प्रोसेस हाइड्रा में भी होती है। तो हाइड्रा में बड्स फॉर्म होते हैं। फोर्थ इज जेम्यूल इन स्पॉन्ज। अब जेम्यूल्स हम कब टर्म यूज करते हैं, जब एक्सोजीनस स्ट्रक्चर्स हमारे पास फॉर्म होते हैं। एंडोजीनस और एक्सोजीनस दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बेसिक अगर इसका बोलना है तो एंडोजीनस जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सेल के अंदर फॉर्म होते हैं, गैम्यूल्स या फिर सीड्स जिनको हम बोलते हैं। एक्सोजीनस मतलब सेल वॉल के बाहर फॉर्म होते हैं जेम्यूल्स।
Many single-celled organisms reproduce by binary fission. बाइनरी फिजन हमने अभी अमीबा में देखा. अमीबा कौन सा था? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, क्योंकि अमीबा की बॉडी एक ही सेल से बनी होती है. अमीबा की बॉडी बनाने के लिए एक से ज़्यादा सेल्स की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, इसलिए उनमें बाइनरी फिजन होता है. अमीबा के अलावा और भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें बाइनरी फिजन होते हैं. तो जो भी सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, सब में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है. Where a cell divides into two halves and each rapidly grows into an adult. अब जब हमने अमीबा का डिवीजन देखा तो हमने ये पढ़ा था कि जब सेल डिवाइड हुआ तो वो रैपिडली ग्रो हुआ अडल्ट में, और फिर उसने वापस से मैच्योर होकर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करी. तो इस पूरी प्रोसेस में कहीं पर भी डेथ नहीं हुई, मतलब वो ऑर्गेनिज्म इमोर्टल ऑर्गेनिजम्स होते हैं. सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जितने भी होते हैं उनमें डेथ नेचुरली अकर नहीं करती. उनमें सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ होती है. सेल खराब हो गया या फिर कोई ऑर्गेनल डैमेज हो गया, उस वजह से उनकी डेथ होती है. बाकी वो इमॉर्टल ऑर्गेनिजम्स होते हैं. एग्जाम्पल अमीबा एंड पैरामीशियम. In yeast, the division is unequal and small buds are produced that remain attached initially to the parent cell, which eventually gets separated and mature into new yeast organisms, that is cell. यीस्ट में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस भी हम पढ़ चुके हैं. यीस्ट में जब हमने बडिंग की प्रोसेस पढ़ी थी तो हमने ये देखा था कि एक पेरेंट सेल पर, यानी कि एक मैच्योर यीस्ट सेल पर एक छोटी सी बड डेवलप हुई थी. फिर वो बड ने ग्रो किया, मैच्योर किया, और फिर वो पेरेंट बॉडी से अलग हो गई जब वो अपने आप केपेबल थी सरवाइव करने के. तो इस पूरी प्रोसेस में जो बड फॉर्म हुई वो पेरेंट बॉडी के साइज जितनी बड नहीं थी. वो बड थोड़ी सी रिलेटिवली छोटी बड थी, कंपेरेटिवली स्मॉलर इन साइज. तो जब वो अपने आप सरवाइव करने के केपेबल हो जाती है तब वो पेरेंट बॉडी से अलग होती है. बट अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द अमीबा withdraws its pseudopodia and secretes a three-layered hard covering of cyst around itself. जब अमीबा को फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलते, जब उसके लिए कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाते हैं, यानी कि उसको प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर ह्यूमिडिटी, क्लाइमेट नहीं मिलता सरवाइव करने के लिए, तब वो अपने सूडोपोडिया, उसके सूडोपोडिया यानी कि फॉल्स फीट, हमने अमीबा का स्ट्रक्चर अभी देखा था, इररेगुलर शेप का स्ट्रक्चर्स था. तो जो आउटग्रोथ्स थी अमीबा की वो एक्चुअल में सूडोपोडिया होते हैं, यानी कि उसके फॉल्स फीट होते हैं. फॉल्स फीट की हेल्प से वो लोकोमोशन की प्रोसेस करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. मोटाइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं अमीबा. तो सूडोपोडिया को वो अपने अंदर कर लेते हैं. जब अमीबा के लिए अनफेवरेबल कंडीशंस होती है तब अमीबा अपने सूडोपोडिया यानी कि अपने फॉल्स फीट को बॉडी के अंदर ले लेता है और 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग बना लेता है. एक कवरिंग बनाता है जो कि 3 लेयर की कवरिंग होती है, जिसको हम सिस्ट भी बोल सकते हैं. इस फिनोमिना को एनसिस्टेशन बोलते हैं. जब कंडीशंस वापस से फेवरेबल होती हैं तब अमीबा क्या करते हैं, वापस से अपने जो सूडोपोडिया हैं उनको बाहर कर लेते हैं, और जो एनसिस्टेशन वाला पीरियड था, यानी कि जो एनसिस्टेड अमीबा थे, वो मल्टीपल फिजन से डिवाइड करते हैं. जब हमने बाइनरी फिजन पढ़ा अमीबा में तो हमने ये देखा कि एक ही न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस स्प्रेड हुआ, उसमें इन्वेजिनेशन आया, और इन्वेजिनेशन आने की वजह से वो सेपरेट हुआ. सेम प्रोसेस होती है, लेकिन नॉर्मल केस में बाइनरी फिजन में एक न्यूक्लियस होता है, मल्टीपल फिजन में न्यूक्लियस सिंगल सेल में ही डिवाइड होकर फर्दर डिवाइड करता है. जैसे कि एक न्यूक्लियस ने 2 डॉटर सेल्स फॉर्म करी, फिर वो 2 डॉटर सेल्स उसी सेल में, उसी पर्टिकुलर सेल में वापस से डिवाइड होके फर्दर ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेंगे. तो ऐसे करके उस अमीबा में बहुत सारे न्यूक्लियस आ जाते हैं, वो मल्टी न्यूक्लियस स्ट्रक्चर बन जाता है. इसीलिए इस प्रोसेस को हम मल्टीपल फिजन बोलते हैं. And produces many minute amoeba or pseudopodiospores.
उसको हमने माइन्यूट अमीबा यानी कि छोटे छोटे डॉटर सेल्स फॉर्म हुई तो हमने उसको माइन्यूट अमीबा बोल दिया, या फिर क्योंकि उसमें सूडोपोडिया वापस से रिटर्न हो गए हैं इसलिए हमने उसको सूडोपोडियोस्पोर्स भी बोल दिए, क्योंकि वो बहुत छोटे स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स हैं इसीलिए उसको स्पोर बोला, और क्योंकि उनमें सूडोपोडिया वापस से डेवलप हो गए हैं इसलिए हमने कलेक्टिवली उसको सूडोपोडियोस्पोर्स बोल दिया. The cyst wall burst out and the spores are liberated in the surrounding medium to grow up into many amoebae. अब जब वो मल्टीपल फिजन के टाइम पर मल्टीपल न्यूक्लियस अमीबा में डेवलप हो गए हैं तो डेवलप होने के बाद क्या होता है कि जो सेल वॉल होती है अमीबा की, इरेगुलर शेप का है अमीबा, उसकी इरेगुलर शेप्ड सेल वॉल जो है वो ब्रेक हो जाती है एक जगह से और वो मल्टीपल न्यूक्लियस सारे के सारे बाहर आ जाते हैं और अपनी सराउंडिंग्स में एज न्यू इंडिविजुअल्स सरवाइव करने लगते हैं. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड स्पोर्यूलेशन. इस पूरी प्रोसेस को स्पोर्यूलेशन बोलते हैं. Okay, understood the process of asexual reproduction. In the next video, we will talk about vegetative propagules in angiosperms.